फिक्स एक्सिस रोटेशन प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यूटी में चल रही है चीजें, ध्यान दीजिएगा भैया। टॉर्क अबाउट एक्सिस इक्वल टू आई एक्सिस अल्फा, ये एक रिलेशन रहेगा। F इक्वल टू एम में तो लगाना ही होता है, राइट? F बराबर एम में तो लगाना ही होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंस्ट्रेंट रिलेशन, कि इनके बीच में रिलेशन क्या है और हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अभी फिक्स एक्सिस प्रॉब्लम जो देख रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट जो हमारा है जो रोटेट कर रहा है वो COM के अबाउट रोटेट कर रहा है। एक्सिस किसके अबाउट है बेटा? COM के अबाउट है। ध्यान देना भैया, गड़बड़ मत करना, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। आज की पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं, M मास R रेडियस की एक डिस्क है, या पुली बोल दीजिए, रफ पुली है, धागा इसके ऊपर से स्लिप नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनना, यहां से आज कुछ चीजें नहीं आएंगी सामने, ढंग से सीखना पड़ेगा। ये M1 M2 मास लिख देंगे। पुली रफ है यानी पक्का रोटेट करेगी, पक्का ये रोटेट करेगी। ढंग से सुन रहे हो सबका ध्यान यहीं पर है। स्टेप्स आपको बता रखे हैं, सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स लिखनी होती है, कंस्ट्रेंट के बाद FBD बनानी होती है, FBD बनाने के बाद F इक्वल टू एम में टॉर्क इक्वल टू अल्फा इक्वेशन लगानी होती है। क्लियर है जी? रफ पुली है यानी जब धागा इसके ऊपर से हिलेगा तो ये हिल सकती, घूमेगी। स्मूथ होते तो धागा फिसलता है, याद है ना, फिर घूमने का प्रभाव ही नहीं आता। और अब से पहले जितनी पुलिस दे रखी है वो सारी कैसी थी? मासलेस थी और स्मूथ थी। हमने एक दो दिन पहले से ही इसको रफ करना शुरू किया है जिसमें रोटेशन का प्रभाव आता है। क्लियर है जी? यस सर। सबसे पहले स्टेप क्या लिखवाया था अगर आपको याद हो, हर चलती हुई चीज की एक्सीलरेशन लेटर कीजिए। इसकी एक्सीलरेशन हमने A1 लेटर की मान ली, ऊपर जा रहा है, ये A2 लेटर की, ये नीचे जा रहा है, ये अल्फा से घूम रहा है। और अब इनके बीच में रिलेशन है, दैट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन। पहला स्टेप क्या लिखवाया था, याद होना चाहिए, हर हिलती हुई चीज की एक्सीलरेशन को लेट कर लो, A1 A2 अल्फा, फिर कंस्ट्रेंट लिखो। जितना धागा ऊपर जाएगा उतना इसको नीचे जाना जरूरी है। तो पहली कंस्ट्रेंट तो आ गई कि A1 और A2 बराबर होंगे, से देम A एंड A। ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है, ये प्लस J में, ये माइनस J कैप में, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। क्या ये पहली कंस्ट्रेंट तुम्हें समझ में आ गई? यस सर। दूसरी कंस्ट्रेंट, अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, रेडियस R है, तो यहाँ की एक्सीलरेशन अल्फा R है, ये A, तो ये भी A होना चाहिए। चाहे इस लेफ्ट साइड से देख लो चाहे राइट साइड से देख लो, ये A से जा रहा है, ये अल्फा R से जा रहा है, धागा स्लिप नहीं मार रहा, तो A इक्वल टू अल्फा R होगा। क्या तुम बच्चों को ये बातचीत समझ में आ गई है क्या? यस सर। यस सर। A बराबर अल्फा R क्यों आया, समझ में आ गया सबको क्या? यस। अब यहाँ पर तुम लोग आज एक नई चीज सीखोगे, इस जगह पर आज एक नई चीज सीखोगे, उस पर स्टेप लेते हैं। अगली इक्वेशन लिखाइए जी, T मान लेते हैं। मैंने इसको T मानना शुरू किया, ढंग से सुनना पूरी की पूरी बात। क्लियर है जी? क्लियर है जी? इधर M1G लिख देते हैं, इधर M2G लिख देते हैं। इक्वेशंस लिखवाइए। ये ऊपर भेज रहे तो इक्वेशन बोलनी शुरू की इसने, T माइनस M1G बराबर M1। ये 1 नंबर की इक्वेशन होगी। 2 नंबर की इक्वेशन लिख देते हैं। बहुत तीसरी बात है, ये भी कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें मुझे। भाई साहब तीसरी लिखवाते हैं तुम लोगों की आंखें चमकने वाली है। नई चीज सीखने की बारी आ रही है, क्योंकि पुरानी चीज नई चीज सीखने की बारी आ रही है। अगले क्वेश्चन बदल दी, क्या लिखोगे सर? अल्फा R plus T equals to, कैसे बोले बेटा? अल्फा R plus T। तो अल्फा और T कैसे ऐड करना है यार? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखना तो टॉर्क है T का। अल्फा तो कांस्टेंट में लिखा था, लग तो T रहा फोर्स। यस सर। T तो TR, तो TR इधर आ रहा है, एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, नेट तो 0 हो गया। यस सर। लेकिन चीज तो घूमती है।
तो घूमती है भाई साहब। इसका मतलब ये हो गया कि रफ पुली पे जो धागा होता है उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में टेंशन सेम होती ही नहीं है, इसे आपको T1 T2 मानना पड़ेगा। ठीक है। तो इक्वेशन ये चेंज होगी, क्योंकि एक तरफ का टॉर्क दूसरी तरफ के टॉर्क से बड़ा होगा तभी तो घूम पाएगी। अब हम इसको यूं घुमा रहे हैं, मतलब T2 वाला टॉर्क बड़ा है, T1 वाला टॉर्क छोटा है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? T2R minus T1R equal to I alpha। जवाब दे दीजिए, क्या ये 3, 4, 5 इक्वेशन आप सबको समझ में आ गई है? यस सर। ये टेंशन अलग अलग क्यों मानी? जवाब दीजिए, सोचिए जवाब दीजिए। यस सर। टेंशन अलग अलग क्यों मानी हमने? सर क्योंकि घूम रहा है सर, मैं टॉर्क में बात समझ में आ रही है क्या सबको? यहाँ चेक करना, ये पुली दिखा दी, ये रस्सी दिखा दी मैंने, समझना भैया, समझना यहाँ से। ये रस्सी हालांकि यूं आ रही है, मुझे मालूम है, तुम्हें मालूम है, रस्सी यूं आ रही है वाली फोर्स, लेकिन यहाँ पर इस गेंद को, इस पुली को थोड़ा छोटा दिखा रहा हूँ जानबूझ के, ये यूं घूम रही है, तो बड़ी ऑब्वियस बात है यूं घूम रही है, तो इसके रिलेटिव मोशन की बात करें तो इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा। यहाँ की टेंशन ये ली और यहाँ पर फ्रिक्शन और लग रहा है जो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स T2 का जो टॉर्क होगा वो T2 की जो वैल्यू होगी T1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से दो तरफ की टेंशन सेम हो ही नहीं सकती है। आया ना? जवाब दीजिए बच्चों। यस सर। फ्रिक्शन आ गया ना बीच में फ्रिक्शन अगर आ जाएगा तो टेंशन की वैल्यू दोनों तरफ सेम हो ही नहीं सकती है। सबको बात समझ में आ रही है भैया? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर। आज से पहले क्या सिखा रखा है? मासलेस स्ट्रिंग में सारी टेंशन यूनिफॉर्म होती है। यस सर। आया ना? जवाब दीजिए। यस सर। इस सारी की सारी टेंशन जो होती है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म। पक्का बोल दीजिए। यस सर। लेकिन अभी क्या बोल रहे, टेंशन यूनिफॉर्म नहीं होती। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में फ्रिक्शन का रोल आ गया। अब ये इक्वेशन के सेट है आपके पास, a इक्वल टू अल्फा r भी है, i की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व करने में चेक करना, और फर्स्ट कांस्टेंट यहां से अल्फा की वैल्यू हम लोग a by r भी लिख पाएंगे। इस इक्वेशन को चेक करना, थर्ड को लिख रहा हूं, T2 T1 r कॉमन आ चुका है, i की वैल्यू mr²/2, अल्फा की जगह पर a by r, और एक r यहां से नीचे आ गया। यस सर। r² से r² कट गया, तो T2 T1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? क्या तुम सबको बात समझ में आ गई क्या? कि T2 T1 ma/2 आ गया। जवाब दो भैया। यस सर। अब आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी और ये इक्वेशन भी है, ये पांचों जिसको 6 नाम देते हैं। अब इन तीनों को ऐड करो, 3 + 4 + 6, इन तीनों को ऐड करते हैं, T2 T1 T2 T2 T1, T2 से T2 T1 से T1 कट गया, तो बचेगा m2g - m1g इक्वल टू, सब में से एक कॉमन आ गया, इनमें से इसमें से एक कॉमन आ जाएगा। है ना? जवाब दीजिए। एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर आते चले जाएंगे। जैसे क्या लिख रहा हूं, चेक करना, 3 + 4 + 6, 3 + 4 + 6, ठीक है। इधर T2 से T2 कट गया, T1 से T1 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा क्या? इधर बचा हुआ है, इन दोनों का सम देख लेते हैं, m2g - m1g, इक्वेट में m1 है, m2 है और ma/2, m1 + m2 + m/2 टाइम a। क्लियर है जी? m1 m2 मास है, कैपिटल M मास इसका। यस। तो एक्सेशन की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई कितनी? m2 - m1 टाइम g डिवाइडेड बाय ये सारा पंगा m1 + m2 + m/2। जवाब दो, एक्सेशन की वैल्यू सबको समझ में आ गई है? यस। एक्सेशन की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, m1 जी को उधर ले जाएंगे, T1 आ जाएगा, सेम ऐसे a पुट करके T2 आ जाएगा, a आ चुका है तो अल्फा भी आ चुका है। हां ना? जवाब दीजिए। यस सर। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई? T1 T2 अल्फा a चारों वैल्यूज आ चुकी है, यस सर। और चार इक्वेशन का सेट था हमारे पास। यस। क्लियर है जी? यस। नोट कीजिए पूरा क्वेश्चन।
क्या तुम सब बच्चों को फिक्स एक्सिस प्रॉब्लम समझ में आ गई है वाली? Yes, sir. जब कहां से पास आउट एक्सिस roughly. सेंटर ऑफ मास से पास आउट होगा। इरेज करते हैं साइड ये वाली। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कंस्ट्रेंट रिलेशन फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम सारी की सारी आपको बता दी है। जब एक्सिस कैसा हो आपको बोलना लिखना करना आना चाहिए। एक्सिस अभी कहां से पास होता है? सेंटर ऑफ मास से पास होता है। भूलिएगा कहां से पास होता है एक्सिस? सेंटर ऑफ मास से। हटा दे सारी चीजें। ठीक है जी, ये पूरा आइडिया हम लोगों के पास आ चुका है। अगर एक्सिस सीएम से पास आउट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख के दिखाना है आप लोगों को। एम मास आर रेडियस की पुली है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, मास m रेडियस r दे दी मैंने आपको इसकी। ये कैपिटल M1 कैपिटल M2। एक्सेलरेशन निकालनी दोनों की, अल्फा निकालना है, टेंशन इन स्विंग निकालनी है। फटाफट एफबीटी बनवा दीजिए, कंस्ट्रेंट लिखवा दीजिए, क्या क्या करना चाहिए बता सकते हैं। सरफेस फिलहाल स्मूथ है, कुछ नहीं किया मैंने, म्यू 0 बेटा, सरफेस इज स्मूथ। एफबीटी बनवा दीजिए पहले कंस्ट्रेंट से, कोई दिक्कत नहीं है। M2G ये टेंशन अलग अलग क्यों बोल दोनों से अलग? क्योंकि सर वो रोटेट क्योंकि इसको रोटेट करो तो टॉर्क मस्ट बी टॉर्क प्रोड्यूस टॉर्क मस्ट बी डिफरेंट। टेंशन से क्योंकि mg नॉर्मल को कुछ कर नहीं पाएंगे टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, तो T1 T2 को डिफरेंट मानना पड़ेगा। ठीक है सर। कंडीशन दिखाई दे रही है, जो एक्सप्रेशन इसकी होगी वही लीनियर इसकी होगी। A1 इक्वल टू A2 होगा और साथ में A इक्वल टू अल्फा R भी होगा। हां ना जॉब दिया यस सर। बाकी सारा मामला आसानी है। यस सर। देखना अगर आ गया आपको तो इसको दिक्कत नहीं है। इसकी क्वेश्चन बन जाएगी T1 इक्वल टू M1 है। इसकी क्वेश्चन बोल दो। M2G माइनस T2 बराबर टू M2 है। तो F इक्वल टू M में F इक्वल टू M पूरा हो गया। अब क्या बच गया? और सर तो टॉर्क किसका बड़ा होगा? T2 है T1 का? T2 का। यू बोल T2 का टॉर्क बड़ा है। यस सर। कितना लिखो T2 का टॉर्क? T2 माइनस क्या समझ में आया? T2 का टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। M स्क्वायर 2। यस सर। क्या समझ में आ गया? I अल्फा को लिखिए जो मैंने Yes. अल्फा की जगह पर A बाय R पहले पुट कर दिए। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया यस सर। तो MA/2 तो T2 माइनस T1 की वैल्यू MA/2 आ गई। सारा का सारा क्वेश्चन पहले जैसे प्रोसीड हो रहा है। Yes. ये सेकंड थर्ड, ये फोर्थ A, ये फोर्थ B। देखिए ये थी सॉरी ये की। यस क्या कर रहे हैं? ऐड करेंगे। इन तीनों को ऐड कर देंगे। यस सर। T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, बच गया सिर्फ M2 M2G बराबर में M1 प्लस M2 प्लस M2 प्लस MA/2 MA/2 M/2 M/2 और कोल A। जवाब दे दीजिए। A की वैल्यू समझ में आ गई। A आ गया तो अल्फा भी आ गया, अल्फा आ गया, A आ गया तो T1 आ गया, T1 आ गया तो T2 भी आ गया। All is known. यस All quantities are known now. All can be calculated. यस सर। जवाब दीजिए कि पूरी बात समझ में आ गई है। यस सर। यस सर। समझने में बहुत आसान मामला है, जोर कब आता है? करने में तो
बस करके देख रही होता है आसान लगता है M/2 के I M/2 आयरन में जॉब मुझे समझ में आ गया क्या Yes sir. पक्का बोल दो भैया Yes sir. जी बहुत मुश्किल लग रहा है क्या No sir. So sir. अब लगेगा अगले पॉइंट में जब जाएंगे तो लगना होगा शुरू Okay sir. यहाँ पर मैं बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ इतना क्वेश्चन का लेवल या तो होता है मेडिकल एंट्रेंस में जेई में भी मेन में भी इतना ही थोड़ा सा और एडवांस है वो एडवांस मामला थोड़ा भारी है मेडिकल में बस पते कोई चांस नहीं है बहुत रेयर चांस है कि पूछी जाए तो थोड़ा सा सेलिब्रेट पार्टनर से ठीक है सर इसकी अल्फा के वैल्यू में नीचे मल्टीप्लाई में आप चला रहे सुने ये आ गया समझ यार. हैं अल्फा के वैल्यू आपको अल्फा इक्वल टू ए बाय आर से अनंत ही सोचते हैं Actually हमारी ए आई से आर से डिवाइड नहीं हटा दिया जाए पूरे सिनेरियो हाँ जी सबसे पहला काम है आपको टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखना आना चाहिए जो कि सबसे जरूरी काम रहेगा इन प्रॉब्लम्स के अंदर मुश्किल नहीं है बट प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है ओके फिक्स एक्सिस प्रॉब्लम का सेकंड सेगमेंट ले रहे हैं when axis is not passing from center of mass ले तो रहे हैं वापस कौन सी प्रॉब्लम्स फिक्स एक्सिस प्रॉब्लम when axis is not passing from center of mass fixed axis problem when axis is not passing from center of mass right जैसे आपने रोड को यहां से बांध दिया था याद है Yes sir. क्लियर है जी अब इसके पास अल्फा है ओमेगा हो सकता है ना बट अल्फा तो पक्का है इसके पास Yes sir. बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा उसके बाद लिखते रहिए रॉड की बजाय मैं इसको कोई भी एक रिजिड बॉडी बोल देता हूं जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है ये इसका सेंटर ऑफ मास है बोर्ड से ध्यान में रहिएगा Yes sir. आई एम सजेस्टिंग यू ऑल हो सकता है कि इसके पास अल्फा तो है ही है ओमेगा भी हो सकता है अल्फा के साथ साथ क्या हो Omega B. ठीक है सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करना एक्सिस से आरसीएम ये दूरी कितनी है डिसाइड करनी है ये आरसीएम हो गया बात सबको समझ में आ जानी चाहिए ढंग से सुनना स्टेप बाय स्टेप क्या पहला स्टेप क्या बोला आरसीएम डिसाइड करो मार्क करो आरसीएम को मार्क कर लिया हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है Yes sir. क्लियर है जी Clear. उसके बाद अगर डायग्राम बनाने से डायग्राम की बात चल रही है स्टेप्स के अंदर ही
आरसीएम को मार्क कर लिया, एमजी शो कर चुके हैं। उसके बाद आप अल्फा ओमेगा को मार्क कीजिए। इट मे बी जीरो। इट मे बी जीरो क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये तब पूछा होगा व्हेन जस्ट आफ्टर रिलीज। जस्ट आफ्टर रिलीज तो ओमेगा जीरो होता है। इट मे बी जीरो, अल्फा तो पक्का होगा, बट ओमेगा मे बी जीरो। हाँ ना, मैं जवाब तो लिख क्या बोलूं, समझ में आता है? मैं इस रोड को इस स्थिति से जस्ट छोड़ने वाला हूं, जस्ट छोड़ा तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? जीरो तो होगी, अभी घूम तो नहीं रही है, लेकिन अल्फा तो प्रेजेंट है। तो अल्फा होगा बट ओमेगा में और मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। क्लियर है जी? क्लियर है जी? अगर इसके पास अल्फा हुआ तो हमें याद है AT इक्वल टू अल्फा आर होता है ना, जवाब दीजिए। तो तीसरा स्टेप है AT AC को शो करना। लेकिन AT AC को शो कैसे करना है? अल्फा RCM ओमेगा RCM से शो करना है। अब अल्फा RCM तो इसके परपेंडिकुलर आएगा भाई साहब, और AC टुवर्ड सेंटर आएगा। AC होगा कब? जब ओमेगा होगा तो ओमेगा स्क्वायर RCM आएगा। अगर हुआ ही नहीं तो ACM आएगा ही नहीं। तो ये A सेंट्रीपिटल आ गया और ये A टेंजेंशियल आ गया। जवाब दे दीजिए कि आपको ये तीन स्टेप समझ में आ गया क्या? इनको क्या करो? डिनोट करो डायग्राम में। ये डायग्राम में डिनोट कर दिया। अगला स्टेप हो जाएगा रिजॉल्व फोर्सेस along and perpendicular to RCM। RCM पर जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर फोर्सेस को रिजॉल्व करो। ठीक है जी? उसके बाद F सेंट्रीपिटल इक्वल टू MA सेंट्रीपिटल और F टेंजेंशियल इक्वल टू MA टेंजेंशियल को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब से 5 मिनट मैंने तुमसे एक बात पूछी थी, आसान है ना? एंड व्हाट यू सेड? हां सर, मैंने क्या थी? मुश्किल करने वाला। यस कर दिया। थोड़ी देर में तो गलत बात कह रहा है, लेकिन थोड़ी देर में कहेगा कि आसान है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया समझ। थोड़ी देर की बात हो रहा है, लेकिन बायो वालों को पहले स्पेसिफाई कर दिया। रेयर चांस है कि आदत में लेके जाएंगे बातचीत में। ठीक है जी? शुरुआत करते हैं, पहली प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। और बताओ सारे जन ठीक हो? ये लिखे पड़े अब जब सॉल्व करो तो समझ में आएगा, समझ नहीं आएगा मैं तो फिर वही गाना गाऊंगा कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसे देख ले, क्वेश्चन करके खत्म, सब समझ में आएगा ना। वो मामला इजी ना होगा, ये मुश्किल मामला लगेगा, लेकिन ये मामला इजी मामला जो बोल रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, ध्यान नहीं और नहीं होना चाहिए सर। पहले बोल रहा हूं, पहली प्रॉब्लम बिल्कुल आसान होगा, पहली प्रॉब्लम बिल्कुल आसान दे रहे हैं। ये एक m मास l लेंथ की रॉड है, कर चुके क्वेश्चन में पहले। यूनिफॉर्म रॉड है m मास l लेंथ की, लेकिन प्रॉब्लम में क्या कह रहा हूं, निकालना क्या है? फाइंड फोर्स बाय हिंज ऑन रोड। फाइंड फोर्स बाय हिंज ऑन रोड। हिंज ये वाली है, ये जो एक्सिस है, ये रोड पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। इनफैक्ट हमें इसकी डायरेक्शन भी नहीं पता कि ये नॉर्मल जो लगेगा यहाँ पे वो ऊपर लगेगा, इधर लगेगा, बीच में लगेगा। वी डोंट नो दिस थिंग, वी डोंट नो दिस थिंग। और इसको क्या कह रहे हैं? रिलीज फ्रॉम रेस्ट है ये, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। गड़बड़ मत करना, 100% ध्यान याद रखना, गड़बड़ मत करना, 100% ध्यान याद रखना। इस चीज को निकालने का बेस पूरा बनवा चुका हूं तुम लोगों को पहले से। अब तो स्टेप लिखने तुम लोगों को। क्या तुम लोगों को रॉड दिखाई दे रही है? बता दो निकालने के लिए क्या कहा है? बता दो क्या निकालने के लिए कहा है? हिंज का फोर्स अपने
आपको तुम लोग ऐसा गोल सा सपोज करो, ये बीच वाला नट हो गया, तुम अपने आप को ऐसा सपोज करो कि तुम ये रोड हो और महसूस करो कहां का दर्द हो रहा है, क्योंकि हिंज फोर्स लगा रही है, पूरे भी लगे साफ तो रोड पर स्मूथ है लेकिन वजन तो है। अच्छा, यहां फोर्स दिमाग में लगता है कि छोटे दर्द तो ऊपर ही लगेगा जी, क्या पता, क्योंकि इसके सारे घूमनी है, सिर्फ यही से कांटेक्ट बनेगा और यहां से लगेगा, लेकिन घूमते घूमते जब नीचे आएगी तो फोर्स हो सकता है इधर भी लगे, इधर भी लगे, कहीं बीच में टेढ़ा मेढ़ा लगे, कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो हम लोग मानते कैसे इस पूरी प्रॉब्लम को देखते हैं जी। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ढंग से देखिएगा, स्टेप मत छोड़िएगा, स्टेप मत छोड़िएगा। स्टेप लेते हैं, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि सर ये फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सिस सेंटर मास से नहीं जा रहा। फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम है लेकिन एक्सिस सेंटर मास से नहीं जा रहा। आइडेंटिफाई, पहला स्टेप पूरा हो। दूसरा स्टेप, आरसीएम को मार्क करो, डिसाइड करो, सेंटर ऑफ मास ये रहा, यहां से यहां तक की दूरी L/2 मार्क कर दी, डायरेक्शन ये रही, हो गया मार्क। इसके पास अल्फा तो होगा, ओमेगा 0 होगा। यस सर, जस्ट रिलीज स्टेप नहीं छोड़ोगे तो क्या कह रहा हूं, अगर ये स्टेप याद रहे तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, ये अंडर 1 मिनट प्रॉब्लम है। वैसे तो वहां लगता है कि क्या लिख दिया है, कुछ नहीं है वैसे। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत आसान मामला है, वो स्टेप फॉलो कर रहे हैं, बस समझ में आ रही है, स्टेप फॉलो कर रहे हैं, वो स्टेप प्रैक्टिस से क्लियर होता है कि ये स्टेप चलने चाहिए। क्या तो एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप समझ में आ गया, बेबी 0 ओमेगा 0 हो गया। तीसरा स्टेप 80 मार्क करना है, ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल की वैल्यू तुम्हें दिखाई मैंने, अल्फा आरसीएम, यस सर, 80 आ गया अल्फा आरसीएम, यस सर, और ए सेंटीमीटर की तरफ इसका 0, क्योंकि वो तक ओमेगा स्क्वायर आरसीएम और ओमेगा 0 है, यस सर, सेंटर तो ये बनेगा। ओके सर, क्या 80 और एसी मार्क हो गए सर? यहां तक तो कोई पंगा नहीं है, यहां तक का सारा मामला समझ में आ गया, इस लाइन से लेके यहां तक सारा समझ में आ गया इस प्रॉब्लम में। हां ना, जवाब दे दीजिए। यस सर, खत्म बात। अब अगले स्टेप कहते हैं फोर्सेस को शो करना है along RCM and perpendicular to RCM। तो चेक करते हैं, मैं दोबारा से इसका डायग्राम बनाता हूं, कहानी लिख चुका हूं वहां पे, डायग्राम दोबारा से बनाया, mg शो कर दिया, ये वैसे ही RCM के परपेंडिकुलर है। हां ना, जवाब दीजिए। यस सर, नॉर्मल मार्क कर लेता हूं, नॉर्मल मुझे परपेंडिकुलर टू एसएचएम मार्क करना, परपेंडिकुलर टू रोड मार्क करना है, तो एक नॉर्मल ये मान लिया और एक नॉर्मल ये मान लिया। along RCM परपेंडिकुलर, उधर मान लो मुझे समस्या नहीं है, इधर मान लो मुझे समस्या नहीं है, ऊपर नीचे ना मर्जी मान लो मुझे समस्या नहीं है, ठीक है सर, लेकिन मानना ऊपर ही चाहिए, इसमें इधर ही मानना चाहिए क्योंकि सेंटीमीटर को उसको वजन मिलेगा। यस सर, क्या तुम लोगों को ये NS NY MG तीन फोर्सेस दिखाए हैं, तीनों के तीनों जो है वो या तो along RCM है या परपेंडिकुलर RCM है ना। यस सर, ये नेट नॉर्मल फोर्स देगा, जो 0 होगा 0 होगा, जो 0 नहीं होगा अपना जवाब देगा कि मैं इतना भैया। अभी समझ में आएगा NX NY, ये समझ में आ गया। हमारे 4 स्टेप पूरे, 5वां स्टेप F सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर, ये इक्वेशन है, F सेंट्रीपिटल इक्वल टू MS सेंट्रीपिटल। स्क्रीन में आएगा, देखना भाई, नहीं है, ये स्क्रीन में आएगा, यस ये स्क्रीन में नहीं है, तो ये स्क्रीन में होगा। यस सर, इसकी इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, F सेंट्रीपिटल इक्वल टू MS सेंट्रीपिटल, तो NX बराबर M ओमेगा स्क्वायर L/2, ओमेगा 0 था तो NX तो 0 हो गया वैसे तो, यस सर, यानी तो नॉर्मल है ही इस समय, लेकिन अगर ओमेगा होता तो नॉर्मल पक्का आता और आना भी चाहिए था, ओमेगा होता तो खिंचाव आता इस तरफ का, आया ना जो आपको भैया था, तो NX समझ में आ गया। यस सर, NY की बात करते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, F टेंजेंशियल इक्वल टू M टेंजेंशियल, A टेंजेंशियल इधर है मतलब ये बड़ा ये छोटा है, यस सर, तो mg माइनस ny इक्वल टू m टाइम 80, 80 की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा L/2। क्लियर है? Yes, sir. सबसे आसान काम मुझे बताना रह गया कि एक टॉर्क इक्वल टू I अल्फा से अल्फा और निकाल लेना यार, ये रह गया बताना कम वक्त, ठीक है। क्योंकि इसकी जो तो पड़ेगी ठीक है सर, वो हमें पहले से
याद है ना mg l/2 बराबर ml² 3 अल्फा। Yes, sir. 3-4 दिन से गाना गा रहे हैं मतलब यार। Yes, sir. अल्फा की वैल्यू पुट करते ही ny की वैल्यू आ गई, निकालते हैं जी। इस प्रॉब्लम के लिए निकाल लेते हैं mg l/2 बराबर ml² 3 अल्फा। एक के कटा था तो अल्फा की वैल्यू 3g/2l, भाई साहब ये 3g/2l यहां पुट कर रहा हूं। ny इक्वल टू m 3g/2l into l/2, l से l कट गया, ये बन गया 3mg/4। अरे हाँ ना मुझे Yes, sir. तुम सबको समझ में आ गया ये? कितना बन गया ये? उठा के उधर ले जाओ तो ny की वैल्यू कितनी आ गई? mg minus 3mg/4 बच गया mg/4। क्या तुम्हें ny समझ में आ गया? nx 0 है, डिमांड क्या थी? नॉर्मल हिंज का निकालो, आ गया भाई सर, खत्म क्वेश्चन। जवाब दे दीजिए, समझ में आ गई ये बात? और अगर nx भी आ जाता तो नेट नॉर्मल बोलते हैं हिंज का फोर्स nx² + ny² अंडर रूट। पूरा जो आप लोगों के सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो समझ में आ गया है क्या बेटा? पक्का बोल दीजिए भैया। नोट कीजिए, यहाँ तक की चीजें नोट कर लीजिए। क्या हम लोगों को ये बात पूरी समझ में आ गई है जी? Yes, sir. तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व Yes, करते sir. होते हैं इस चीज का? एकदम क्लियर हो गया है? Yes. सोखा वाला मुश्किल वाला नहीं है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, मैंने ये कहा ही नहीं कि बहुत हल्का मामला है। नहीं सर, आपने भी सोखा ओखा वाला शायद। सोखा वाला था। अबे ओखा नहीं है, ओखा है। लेकिन प्रैक्टिस से इस चीज को आसान Yes, sir. स्टेप फॉलो करने हैं आपके सामने। अरे समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. स्टेप फॉलो करोगे तो किंतु परंतु नहीं होगा कुछ। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करनी है बेटा प्रॉब्लम को समझ करने वाली। तो अच्छा जो भी है यही है। पहले तरीके से 30 क्वेश्चन सर। 30 क्वेश्चन है ना? अभी बात करते हैं। ये नॉर्मल निकालना हम लोगों ने भी सीख लिया है। हिंज का फोर्स निकालने के लिए सारा पंगा किया जाता है, सॉल्व ये वाला फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम वाला। सभी को बात समझ में आ गई होगी वैसे? यस सर। हेडिंग लिख लीजिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हेडिंग लिख लीजिए। हमारा इस चैप्टर का ये पहला सबसे बड़ा टॉपिक था, याद है आप सबको क्या? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया था। डू यू रिमेंबर दिस? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, बिल्कुल सही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। ये काइनेटिक एनर्जी, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है जी? यस। दो तीन छोटी छोटी बातें लिख रहा हूँ, सोच समझ के आप लोग की जॉब इतनी साथ साथ। ये पार्टिकल है m मास का, ये धागा है r रेडियस का, और ये धागा है, ये मासलेस धागा है, सर्किल में घूम रहा है, v स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। मैंने कहा इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दो। मैंने कहा इसकी किस ट्रैक पे घूम रहा है भाई साहब? ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, तो कोई काइनेटिक एनर्जी लिख लिया सर, हाफ mv स्क्वायर।
हाफ एम वी स्क्वायर में v इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ये बन गया हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर ही होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस पार्टिकल की, और हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस पार्टिकल की। गड़बड़ नहीं करना, ध्यान हटाना मत यहां से। बात समझ में आ गई क्या सबको? है ना? मैं जवाब दूंगा। यस सर। क्लियर है? क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और हाफ आई किसके लिए? इस पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं वैसे। लेकिन मैं कह दूं ताकि इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी लिख, इस एक्सिस के वो ओमेगा से घूम रहा है, आई लगा देंगे सर। अरे तुम दोनों से पूछ रहा हूं, बात तो पीछे का देख रहे थे, पूछ रहा हूं पूछता क्या तू हटा रहा है, घूमने को देख रहा है। टाइम तो अच्छा ही चल रहा है, इससे टाइम नहीं चल रहा है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अब आप इसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हर पार्टिकल का भी अलग अलग है। यस सर। तो इसी का फॉर्मूला में डेवलप किया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसका आई एम एल स्क्वायर बाय 3 है। जानना चाहूंगा अरे तुम देख से भाई, ये समझ में आ गया हमें? ये 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, एम मास एल लेंथ की, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करनी है, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी लिखनी है इसकी। बोल बोल बेटा। 1/2 ओमेगा से घूम रहा है, तीनों एमएल वाली है, ओमेगा कांस्टेंट है। 4/3 m n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज द राइट आंसर बेटा, बिल्कुल सही है सर। दोनों का ऐड करके, दोनों का मैं जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया। इनफैक्ट इसका mi 0, इसका ml स्क्वायर बाय 3, इसका ml स्क्वायर, इसका ml स्क्वायर कैसे आ गया थ्योरम से? h चैप्टर का mi हमने निकाल रहा है, क्या याद आ गया? ये हाफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है। यस सर। पक्का जवाब दे दीजिए, तुम सबको समझ में आ रहा है? Yes, हाफ sir. एम कैसे लिख रहे हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। यस सर। जवाब दीजिए। यस सर, यस क्लियर है जी? यस सर। पक्का बोल दो। यस सर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें लिखनी आ गई है, तो थोड़ा सा एडवांटेज लेके देख लेते हैं। ये रॉड है एक m मास की l लेंथ की, इसे आपने यहां से ड्रॉप कर दिया है, फिक्स एक्सिस है। कैसा एक्सिस है? कैसा एक्सिस है भाई साहब? जब ये रॉड एकदम सीधी हो गई, इसका ओमेगा इस इंस्टेंट में कितना है ये बताना है। इस इंस्टेंट में इसका ओमेगा कितना है ये बताना चाहिए। इस इंस्टेंट पे इसका ओमेगा कितना है ये बताना चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं, कोई आइडिया? इसका स्टैटिक एनर्जी क्यों आई नीचे? तो फिर रूट 2gh मामला इस पॉइंट मास के लिए होता है बेटा। ये अगर h हाइट होती है, l हाइट होती है, यहां से छोड़ोगी, इसका भी यहां पर 0 है, और जब ये सीधा हो गया तो हम बोलते हैं कि यहां की स्पीड रूट 2gl है। कैसे निकालते बेटा ये आंसर? ना भाई, उससे निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे नहीं निकाला था। हमने कहा था लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल का लॉस होती है काइनेटिक एनर्जी आती है। राइट जी? यस सर। इसके अंदर ये रॉड यहां से यहां आई, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें भी हुआ, लेकिन गेन जो हुआ वो हुआ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आया ना? जवाब दीजिए। यस सर। लॉस को तो अगर हम लोग जानते हैं कि रॉड की पोटेंशियल की सेंटर ऑफ मास से निकलता है, हां जी सर। तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 से नीचे आ गया। है ना? जवाब दे दीजिएगा। यस सर। तो लॉस हुआ mg L/2 का।
और काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यस और नो में जवाब दिया हुआ है। क्लियर हो गया जी? जितना पोटेंशियल जी में लॉस हुआ उतना गेन हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। एक m और l कैंसिल हो गए, यस सर एक 2 कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3g/l, ओमेगा की वैल्यू आ रही है 3g/l अंडर रूट। यस सर ठीक है जी? यस और नो में जवाब दीजिए। यस यस क्लियर है? यस सर सो सिंपल। बात समझ में आ रही है? यस सर तो ओमेगा निकालने का इंतजाम नहीं कर लिया हम लोगों ने। अब तक ये पोटेंशियल जब लिंक हुई तो कैसे हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, हमें आइडिया मिल गया। ठीक है? तो यहां तक आज हमारा काफी है लेक्चर। कल हम लोग फिक्स एक्सिस प्रॉब्लम के अंदर इस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का यूज